नमस्कार दोस्तों। आज हम एक अहम मुद्दा के बारे में डिस्कशन करेंगे और वो मुद्दा है विल स्कूल्स कॉलेजेस एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रीओपन फ्रॉम सितंबर। दोस्तों, कहा जा रहा है कि सितंबर के महीना में स्कूल्स कॉलेजेस एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रीओपन हो जाएंगे। तो क्या खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे, क्या ओपन होगा नहीं होगा, इसको हम जानने के लिए कोशिश करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से ये कोविड-19 का पेंडेमिक आया है, मार्च के महीना से हमारा स्कूल कॉलेजेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सब क्लोज हो चुका है, सब लॉकडाउन के चपेटे में आ चुके हैं। तो अभी कहा जा रहा है कि इसको अब खोला जाना चाहिए। तो दोस्तों, खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो देयर विल बी टू साइड्स। पहला साइड है यस, दूसरा साइड है नो। दोस्तों, स्कूल्स कॉलेजेस और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को खोलना चाहिए। क्यों? इसके पक्ष में कुछ सपोर्टिंग पॉइंट्स है और नो उसके सपोर्टिंग पॉइंट भी हैं। तो दोनों का एनालिसिस करने के बाद हम लास्ट में एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि स्कूल्स कॉलेजेस खोलना चाहिए या नहीं। तो पहले देखते हैं यस। यस का सपोर्टिंग पॉइंट्स क्या है। रिसेंटली एनसीईआरटी जो है एक सर्वे कंडक्ट किया था, जिसमें 34,000 पार्टिसिपेट किए थे। तो उन्होंने डाटा कलेक्शन करके यही मिलता है कि 27% स्टूडेंट्स किसका 27%, 34,000 जो पार्टिसिपेंट थे उसका 27% स्टूडेंट्स हैव नो एक्सेस टू स्मार्टफोन्स, लैपटॉप और एनी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस। देखिए दोस्तों, तो इसको अगर एनलार्ज करेंगे भी तो अबाउट 30%, कोई न्यूज़पेपर में 40% तक भी कहा गया है कि 40% स्टूडेंट्स के पास ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है नहीं जिसमें वो लोग ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी का रिपोर्ट से मैं बता रहा हूँ। फिर बोला जा रहा है कि 36% जो स्टूडेंट्स हैं वो बुक्स एंड अदर मटेरियल्स जो है, अदर बुक्स जो अवेलेबल है उनके पास, उसी से वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और बोला जा रहा है कि जो टीवी रेडियो जो है, जो बहुत सारा ऑनलाइन प्रोग्राम चला जा रहा है एनसीईआरटी के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, टीवी और रेडियो के माध्यम में, वो सबसे लिस्ट यूटिलाइज है, उसको सबसे कम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो ये एक छोटा सा रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट से हमको पता चलेगा कि क्यों स्कूल खोलना चाहिए। दोस्तों, फिर बोला जाता है कि इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस का और बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, जैसे कि नेटवर्किंग प्रॉब्लम्स हो गया। आप जानते हैं हर एरिया में हर नेटवर्क ठीक से नहीं आता है, स्पेशली रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में नेटवर्क ठीक से नहीं आता। दूसरा बात, डाटा अवेलेबिलिटी। दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस के लिए डाटा का बहुत जरूरी होता है, मोबाइल नेटवर्किंग डाटा, जो उसके लिए पैसा भी देना पड़ता है और वो भी बहुत जल्दी खत्म होता है। एक क्लास 2 क्लास में आपका पूरा डाटा 1 GB 2 GB खत्म हो जाता है। और भी कुछ प्रॉब्लम, इंटरेस्टिंग पॉइंट देखने को मिलता है दोस्तों। वन फोन है, 3 चिल्ड्रन है, किसी भी पेरेंट्स का 3 बच्चे हैं और उनके पास एक फोन है, तो बच्चे कैसे ऑनलाइन क्लास कर पाएंगे? किसको देंगे वो लोग ऑनलाइन क्लास करने के लिए अगर एक साथ में उनका क्लास हो रहा है? और इसके साथ साथ तो और इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, अगर बोथ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन नीड सेम फोन एट सेम टाइम व्हेन ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग ऑन। पता चला कि पापा को भी फोन चाहिए क्योंकि उनको भी तो काम करना है ना फोन के द्वारा, और उसी समय में उनका बेटा को भी चाहिए, उनका बेटी को भी चाहिए फोन। तो क्या करें? पढ़ाई को पहले ध्यान दें कि अपना पेट पालने के लिए जो काम करना है उसके लिए मोबाइल लेके जाए। तो ऐसा भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो ऑनलाइन क्लासेस का बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस इज नॉट द बेटर वे, नॉट द अल्टीमेट वे टू इम्पार्ट एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। तो सब स्टूडेंट्स को इम्पार्ट नहीं किया जा पा रहा है। कुछ लोग इसका बेनिफिट हो रहे हैं, कुछ लोग उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। दोस्तों, इसमें 3 प्रकार का स्टूडेंट देखने को मिलते हैं। 3 प्रकार का स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं। एक पहला प्रकार का स्टूडेंट्स कौन है? जिसके पास सब अवेलेबिलिटी है,
इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट, फोन है, लैपटॉप है, सब कुछ अवेलेबल है और वो उसका फायदा उठाता है और क्लास भी करता है। ये पहला ग्रुप है और उसके लिए बहुत अच्छा है। सेकेंड ग्रुप क्या है, उसके पास सब इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट अवेलेबल है, फोन है, मोबाइल है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास इंटरेस्ट नहीं है क्लास अटेंड करने के लिए। तो ये दूसरा कैटेगरी हो गया। तीसरा कैटेगरी क्या हो गया, उसके पास कुछ नहीं है, नो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, नो फोन, नो लैपटॉप, और वो चाह के भी क्लास नहीं अटेंड कर पा रहा है। तो तीन कैटेगरी से स्टूडेंट देखने को मिलते हैं। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है लेकिन उनके पास फोन नहीं है, ये नहीं है, तो उनको तो वंचित नहीं किया जा सकता एजुकेशन से, क्योंकि एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट्स है। एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है जिसके लिए सब बच्चे चाहे वो जियोग्राफिकल लोकेशन से क्यों डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन से क्यों नहीं आते, डिफरेंट इकोनॉमिक क्लास से क्यों नहीं आते, डिफरेंट कास्ट से क्यों नहीं आते, तो सबके लिए एजुकेशन समान है और एजुकेशन सबको मिलना चाहिए। लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से कुछ लोगों को एजुकेशन अवेलेबल हो रहा है, कुछ लोगों को अवेलेबल नहीं हो रहा है। अबाउट 40%, कुछ न्यूज़पेपर में 40% बोल रहे हैं और एनसीईआरटी बोल रही है 27%। तो इतना सारा बच्चे ऑनलाइन क्लासेस का क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों दूसरा बात भी है कि ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा जो डिविजन्स है, जिस ग्रुप को एजुकेशन इम्पार्ट किया जा रहा है उनका एजुकेशनल स्टेटस हाई हो सकता है और जिसको नहीं दिया जा रहा है उनका एजुकेशनल स्टेटस लो हो सकता है। तो एक डिवाइड हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल स्टेटस। तो ये सब दिक्कतें हैं इस लॉकडाउन का कहर से और ये ऑनलाइन क्लासेस से। तो इसलिए एजुकेशन को इम्पार्ट करने के लिए, इक्वली इम्पार्ट करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रीओपन होना चाहिए सितंबर के महीना से। यह है कुछ सपोर्टिंग पॉइंट टू रीओपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स एंड कॉलेजेस। चलते हैं आगे। दोस्तों दूसरा पॉइंट है नो, इट शुड नॉट बी रीओपन। ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ये नहीं खुलना चाहिए सितंबर के महीना से। दोस्तों एक मेडिकल कम्युनिटी जो दिल्ली एनसीआर जो नेशनल कैपिटल रीजन है, वो लोग कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं कि स्कूल रीओपन नहीं होना चाहिए, अभी थोड़ा उसको डिले कर लेना चाहिए और उसके लिए भी वो लोग जस्टिफाई करने के लिए कोशिश करते हैं। अगर स्कूल ओपन कर देंगे तो सबसे बड़ा अगर वल्नरेबल ग्रुप होगा तो वो यंग एज ग्रुप्स होंगे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हो गए जो लोअर क्लास के बच्चे हैं, उनको बहुत मतलब दिक्कत हो सकता है और उनके अंदर ये कोरोना वायरस आ सकती है। दूसरा बात बोलते हैं, वो अमेरिका का एग्जांपल देते हैं। अमेरिका में पिछले जुलाई में स्कूल खुल गया था, स्कूल खुले वो लोग फेज बेसिस में, तो उसमें 97,000 स्टूडेंट्स, याद कीजिएगा 97,000 मतलब लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स टेस्टेड पॉजिटिव इन लास्ट 2 वीक्स ऑफ जुलाई। तो यूएसए में ये देखने को मिल गया है कि जैसे स्कूल ओपन किए 2 ही सप्ताह में 97,000 लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स को टेस्टिंग किया गया और पॉजिटिव वो पाए। ज्यादा स्टूडेंट्स को टेस्टिंग किए लेकिन उसमें से 97,000 टेस्टेड पॉजिटिव। दोस्तों अगर स्कूल खोल जाते हैं, अगर कोरोना का अगर ट्रांसमिशन हो जाता है पर्सन टू पर्सन, तो बच्चे फिर घर तो जाएंगे ना। अगर घर जाएंगे तो घर में फिर एल्डर जो लोग हैं, जो बुढ़े जो मतलब बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी तो फैला सकते हैं ना, तो उनको भी डर हो जाएगा। बच्चों के साथ साथ एल्डरली पर्सन को भी मतलब फैलने का चांस दिखता है, इसीलिए नहीं खोलना चाहिए। फिर बोला जाता है कि अगर स्कूल मान लो स्कूल कॉलेज हम लोग रीओपन कर देंगे, रीओपन हो जाएगा, फिर भी देखो कितना सारा चीज करना पड़ेगा हमको। पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को पालन करना पड़ेगा, हैंड हाइजीन का जो प्रोटोकॉल है उसको स्ट्रांगली मैनेज करना पड़ेगा। दूसरा बात है कि सैनिटाइजेशन का जो बात है, वो चाहे हैंड सैनिटाइजेशन हो, वो चाहे क्लासरूम सैनिटाइजेशन हो, वो चाहे स्कूल बिल्डिंग सैनिटाइजेशन हो, वो करना पड़ेगा। रेगुलर चेकअप स्टूडेंट्स का हो, चाहे स्टाफ का हो, चाहे टीचर्स का हो, रेगुलर चेकअप रेगुलर इंटरवल में टेस्टिंग करना पड़ेगा। अगर ये सब करना पड़ेगा तो आप देखिए इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में इतना प्रॉब्लम्स है, नॉर्मल टाइम में इतना प्रॉब्लम्स है, तो ये सब का खर्चा कौन देगा? इसमें तो कॉस्ट लगेगा ना। सैनिटाइजेशन तो इतना आसानी से नहीं हो जाएगा ना, उसके लिए सैनिटाइजर खरीदना पड़ेगा। तो इसमें से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कॉस्ट। उसके बाद अगर कोई स्कूल कंटेनमेंट जोन के साइड में आ गया तो वो स्कूल को फिर
दिक्कत, कंटेनमेंट जोन के पास जो भी स्कूल होंगे उनको खोलना मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, सब डर रहे हैं, वो चाहे जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे पुलिस पर्सनल हो, नर्सेस हो, चाहे जो जितने भी मतलब कोविड वॉरियर्स हैं, वो सबको डर लगता है। तो एक टीचर से प्रिंसिपल को डर क्यों नहीं लगेगा? तो उनको भी तो लगेगा कि हम इतना बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी कैसे लें, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी का भी डर रहेगा। तो ये सब दिक्कतें आ सकता है अगर स्कूल अगर खोल भी लेंगे, तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि नहीं खोलना चाहिए स्कूल्स। तो ये मेडिकल जो कम्युनिटी था एनसीआर का, वो रिकमेंड करते हैं। तो चलते हैं वे फॉरवर्ड, क्या करना चाहिए अभी इस समय में, क्या करना चाहिए दोस्तों? 6-7 ऐसा रिकमेंडेशंस मैं देना चाहूंगा, और ये लोग डॉक्टर्स भी देने के लिए कोशिश किए हैं। तो फर्स्ट है कि हम लोग को वेट करना चाहिए, वैक्सीन जब तक क्रिएट नहीं हो जाएगा, एक रिलायबल वैक्सीन जब तक क्रिएट नहीं हो जाएगा, तब तक हम स्कूल रीओपन नहीं करना चाहिए। दूसरा बात है कि अगर वैक्सीन आ भी गया तो फेज मैनर में स्कूल को रीओपन करना चाहिए, जैसे कि एनसीईआरटी ने बोला था, अर्ज एंड इवन रूल। जिस दिन अर्ज डेट होगा अर्ज रोल नंबर आएंगे, जिस दिन इवन डेट होगा इवन रोल नंबर स्टूडेंट्स आएंगे। तो ऐसे फेज मैनर में पहले 12 क्लास, 11 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, ऐसे मतलब हायर क्लासेस से शुरुआत करके लोअर क्लासेस को आना चाहिए, फेज मैनर। एंड ऑल्सो बाद में बताऊंगा शिफ्ट मैनर, तो इसको ध्यान देके चलना चाहिए। नेक्स्ट है आपका स्ट्रॉन्ग सोशल डिस्टेंसिंग। दोस्तों बहुत महीना हो गया मार्च महीना से बच्चे लोग अपने दोस्तों को नहीं देखे हैं, अपने फ्रेंड सर्किल के साथ नहीं घूमे हैं, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ मजा मस्ती नहीं किए हैं। तो जैसे स्कूल खुलेगा तो वो लोग तो सोशल डिस्टेंसिंग तो मानेंगे ही नहीं, सब हाय बाय और अपना मतलब दोस्ती यारी करते रहेंगे। तो इस समय में बहुत बड़ा चांस रहेगा कि कोविड-19 का ट्रांसमिशन होना। तो दोस्तों उसीलिए स्ट्रॉन्ग सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज करना और मेंटेन करना पड़ेगा, और हमको यूएसए से समझ लेना चाहिए। वी मस्ट लर्न फ्रॉम यूएसए। वहां रीओपन हुआ, वहां केसेस बढ़ने लगा, तो हमारे इंडिया में भी ऐसा हो जाना ऐसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ सकते हैं अगर इंडिया में भी अगर ऐसे किया जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा हमको अमेरिका से भी सीखना चाहिए। और नेक्स्ट है पेरेंट्स। सबसे बड़ा बात यह है पेरेंट्स जब भी स्कूल खोलने का बात कहा जाएगा तो उनको बहुत ही एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस टू चेक सेफ्टी मेजर्स लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस अपने बच्चों के लिए लेना पड़ेगा। और पेरेंट्स मस्ट, जो स्कूल्स होंगे ना, स्कूल्स वाले तो बोलेंगे कि हम सैनिटाइजर सब कुछ हम लोग बंदोबस्त करके रखे हैं, लेकिन पेरेंट्स खुद जाके पेरेंट्स मस्ट फिजिकली इंस्पेक्ट द अरेंजमेंट्स बिफोर सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। तो स्कूल को भेजने के लिए जो बच्चे को भेजेंगे, पहले पेरेंट्स जाके इंस्पेक्ट करना चाहिए, इंस्पेक्शन करना चाहिए कि सच में सब अरेंजमेंट सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसमें कंप्लेन लाके फिर उसको बेहतरीन करने के लिए कोशिश करना चाहिए। ये बहुत बड़ा रोल निभाएगा पेरेंट्स का। हालांकि रूरल एरियाज में पेरेंट्स उतना मतलब अवेयर नहीं है, तो उनको भी अवेयर करना पड़ेगा। आप लोग के माध्यम से मैं चाहता हूं कि सब पेरेंट्स को अवेयरनेस करवा दो कि पेरेंट्स लोग जब आप अपना बच्चा भेजोगे स्कूल को, जब कोविड-19 का खत्म हो जाएगा कि खत्म होने वाला होगा, तो आप जरूर स्कूल को इंस्पेक्ट करो, स्कूल को जाके विजिट करो, वहां का अरेंजमेंट सिस्टम को देखो, तब जाके अपना बच्चा को भेजो, क्योंकि कोई किसी का बच्चा सस्ता नहीं है। हो गया। उसके बाद स्टेट को एम्पावर किया जाए। हो गया। सेंट्रल जो डिसीजन ले जा रहा है यूनिटेरिली, वो नहीं होना चाहिए। स्टेट अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेगा, स्कूल रीओपन होगा या नहीं होगा, वो फाइनल डिसीजन स्टेट के हाथ में छोड़ दो। सेंटर नहीं डिसाइड कर सकता सब स्टेट का बारे में। नेक्स्ट है आपका शिफ्ट बेसिस क्लासरूम एंड प्रॉपर सैनिटाइजेशन। शिफ्ट बेसिस, हम लोग का क्लास जो होता था 10 से 4 o'clock, 7 से 1 o'clock, ये जो होता था उतना लंबा क्लास नहीं करो। हो गया। पहले स्टार्टिंग में 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा का क्लास मत करो, एक पर्टिकुलर 3 घंटा का कर दो, हो सके तो 2 घंटा का कर दो। हो गया। ऐसे मतलब फिक्स्ड 8 से 11, उसके बाद सैनिटाइजेशन, उसके बाद 11:30 से फिर 3 घंटा का क्लास। ऐसे शिफ्ट मैनर में आप क्लास कर सकते हैं। तो ये है आपका कुछ वे फॉरवर्ड जो हमको
लेना चाहिए और करना चाहिए आगे आगे। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सिस्टम को, इस वीडियो को सबके पास भेज दो, सबके पास फॉरवर्ड कर दो, यानी कि सबको पता चल जाना चाहिए कि स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस खोलेगा तो हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं आगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।